सो हमने डिस्कस किया रिग्रेशन एनालिसिस है क्या, आर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और उसकी डिफरेंट वैल्यूज से हमें क्या पता चलता है, स्कैटर ग्राफ क्या होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इट्स टाइम टू कैलकुलेट आर। आर कैलकुलेट कैसे करना है वो देखते हैं। सो इफ यू लुक एट द फॉर्मूला इट स्टार्ट्स विद एन। नाउ एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी आप जो ये राय कायम करने लगे हो कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं है, या कितनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पर कह रहे हो। इसकी जस्ट एग्जांपल ऐसे है, अगर आपसे किसी शख्स के बारे में कोई राय पूछी जाए और आप उसके बारे में कोई अच्छी या बुरी राय देते हो, तो अगला आपसे ये पूछ सकता है कि अच्छा आप उससे कितनी दफ़ा मिले हो? और कितनी दफ़ा मिलने के बाद आपने ये फैसला किया या आपने ये राय कायम की कि वो कैसा है? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। सो हमारे केस में 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 टाइम्स का डेटा हमारे पास है, यानी 5 एक्टिविटी लेवल्स और उनकी कॉस्ट हमें दी हुई है। तो n हमारे लिए 5 है। सो 5 पेयर्स ऑफ डेटा या 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह लें। तो ये तो हो गया 5। सो जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो n की जगह हम 5 लिख देंगे। बट इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर समेशन का साइन है, सिग्मा समेशन x इंटू वाई, यानी हमें x की हर वैल्यू को y की हर वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका सम करना है। सो इफ आई जस्ट राइट वैल्यूज ऑफ x फर्स्ट, मैं x की सारी वैल्यूज लिखूं। x की इस वक्त वैल्यूज हमारे पास बड़ी वैल्यूज हैं, थाउजेंड्स में है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इनको रिड्यूस करके 2000 को डिवाइड बाय 1000 कर दें। तो हम इसको 2000 की जगह 2 लिख दें तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, बट वी विल बी ऑलवेज नोइंग कि हमने इसको रिड्यूस किया हुआ है। और अगर मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करूं और ये तमाम सेल्स सेलेक्ट करके और इसको कॉपी कर दूं 2000 डिवाइडेड बाय 1000, और इस तरह इन तमाम वैल्यूज को 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 2, 5, 8, 12 एंड 15 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम y की वैल्यूज भी रिड्यूस कर दें और 1000 से डिवाइड कर दें, सो इट विल बी 13, 28, 43, 63 एंड 78। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब जो यहाँ पर x इंटू वाई किया गया था वो हम देख लेते हैं। x 2 है और y 13 है, तो 2 इंटू 13 26। इसी तरह 5 इंटू 28, 8 इंटू 43, 12 इंटू 63 एंड 15 इंटू 78 कर लेते हैं। मुझे बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर का जो फॉर्मूला एक्सेल का है वो कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये सब आ जाएगा। सो यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स और यू कैन यूज एक्सेल एज वेल। तो कंट्रोल सी और इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर देंगे तो ऊपर का फॉर्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि इसको सम भी करना है आपने, यानी हमें इधर नीचे इसको सम करना है, इन तब सबको ऐड करना है। सो वी हैव अ फॉर्मूला इन एक्सेल इज इक्वल टू SUM सम, और यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दें और यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट कर लें। तो वो G2 से लेकर G6 टाइप करके भी कर सकते हैं कॉलन का साइन डाल के बीच में, और ड्रैग करके भी कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करें। सो 2436, तो यहाँ से यहाँ तक का सारा सम आ गया 2436। सो वी आर डन विद दिस पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। अब यहाँ आ जाते हैं समीशन x इंटू समीशन y, यानी जो भी आपने x की वैल्यूज हैं पहले उनका सम करें, यानी इसको सम कर दें इज इक्वल टू सम। सो सिलेक्टेड 42, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ तो वो यहाँ से यहाँ तक का भी सम कर देगा। यहाँ सम कर दिया उसने 225। सो समीशन x की वैल्यू भी आ गई है आपके पास, समीशन y की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। तो ये जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वहाँ यूज कर लेंगे। अभी सिर्फ हम इसके कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। नीचे आते हैं तो कहता है सम n जो कि 5 है, सम ऑफ x स्क्वायर, यानी x की हर वैल्यू का पहले आप स्क्वायर करें और फिर उसका सम करें। सो हियर वी गो 2 रेज़ टू द पावर 2, हम 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, इट विल बी 4, फिर 5 का स्क्वायर लेंगे 25, फिर 64, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 15 का स्क्वायर। सो इस तरह हमने x की तमाम वैल्यूज का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। और अब इसको हम सम कर लेते हैं। यहाँ हमने सम का फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो ये ऊपर से लेकर सारे वैल्यूज का सम कर देगा। इसी तरह हम y का स्क्वायर करते हैं। y का स्क्वायर करने के लिए 13 रेज़ टू द पावर 2, 26, 169, और फिर इन सबको हम कॉपी कर लेते हैं तो 28, 43, 63, 78 के स्क्वायर आ जाएंगे। और फिर इसी तरह इसका भी हम सम कर लेते हैं। सो हमारे पास सम ऑफ वाई स्क्वायर भी आ गया है
और हमारे पास सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ गया। बाकी तमाम वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास हैं, सो हम जस्ट इन वैल्यूज को पुट करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को। सो लेट्स स्टार्ट। r इज इक्वल टू n इज 5, सम ऑफ एक्स वाई, दिस इज सम ऑफ एक्स वाई, तो हम यहां पर लिख देते हैं 2 4 3 6 माइनस सम ऑफ एक्स, here we go 42, और सम ऑफ y 225, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एंड देन होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ n आ जाएगा 5 शुड बी मल्टीप्लाइड विद सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा 462, फिर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी पहले सम ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिखना है, सम ऑफ एक्स ये रहा एक्स का सम 42, इसका होल स्क्वायर, एंड ब्रैकेट क्लोज किया हमने, एक और स्क्वायर ब्रैकेट खोला, उसमें n आ जाएगा दोबारा से 5, सम ऑफ वाई स्क्वायर, सम ऑफ वाई स्क्वायर ये रहा 1 2 8 5 5 माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर, सम ऑफ y ये रहा 225, एंड इसका होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और फिर इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। सो नाउ आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का डिफरेंस ले लें, न्यूमरेटर आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर लें, इसको इसमें से माइनस करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर लें, इसकी वैल्यू को इसमें से माइनस करें, फिर ये जो दो वैल्यूज इन ब्रैकेट्स में आएंगी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसका रूट लेना है, और फिर जो न्यूमरेटर में आंसर आया था वो इससे डिवाइड कर दें। सो मैथमेटिकली आपको कैलकुलेटर यूज करके करना पड़ेगा। आप अपना वीडियो पॉज करें, इसको सॉल्व करें और फिर वीडियो अनपॉज करके सॉल्यूशन देखें। मैं आपको डायरेक्टली एक्सेल के ऊपर करके दिखाऊंगा, सो वी कैन सेव आवर टाइम। आपने कर लिया होगा, सो लेट अस डू इट। एक्सेल के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला है कोरल, CORREL, कोरल, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करके मैं यहाँ से यहाँ तक की तमाम वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ। पहले x की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कॉमा, फिर y की वैल्यू सारी सेलेक्ट करनी है, और फिर ब्रैकेट क्लोज। सो इन दोनों रेंज को सिलेक्ट करके कॉमा से सेपरेट करना है और फिर एंटर कर देंगे। सो r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1. So there is a perfect relationship. So the value of r is 1, which means there is a positively perfect relationship. आप डेटा को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉजिटिव ही आंसर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही हैं x की, y भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। बट ये 1 क्यों आया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि r का मतलब होता है परफेक्ट रिलेशनशिप, और परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो y है उसमें जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ x की वजह से आ रहा है। अभी आपको प्रूफ भी करवाता हूँ। बेसिकली मैंने जब ये डेटा डेवलप किया ना, तो मैंने इसमें वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट वो $5 अज्यूम की थी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $5 अज्यूम की थी, और मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो अज्यूम की थी $3000। सो अगर आप अपना कैलकुलेटर उठाएं और इसको सॉल्व करें कि 2000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या आएगी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 10,000 प्लस 3 13,000, ये रहा 13,000, फिर 5,000 है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करें, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 25,000, उसमें फिक्स कॉस्ट ऐड करें 28,000 आ जाएगी, ये रही। इसी तरीके से 8 इंटू 5 40 प्लस 3 43,000, 5 इंटू 12 60 प्लस 3 63,000, 5 इंटू 15 75 प्लस 3 78,000। सो इन तमाम में मैंने ये दोनों अज्यूम की थी। इसका मतलब जब जब यूनिट्स बढ़े हैं तभी कॉस्ट बढ़ी है। आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है, और वो पैटर्न जो कॉस्ट में चेंज दिखा रहा है वो जस्ट इन यूनिट्स के चेंज की वजह से। कहीं पर भी मैंने इन्फ्लेशन या किसी और चीज की वजह से अपनी कॉस्ट को नहीं इंक्रीज किया। अगर 28 की जगह आपकी कॉस्ट 43 आई है तो उसकी सिर्फ वजह ये हुई है कि यहाँ 5,000 था, यहाँ 8,000। तो हर जगह यूनिट्स के बढ़ने की वजह से कॉस्ट आई, इसलिए आपको ये परफेक्ट रिलेशनशिप नजर आ रही है। सो अगर आप यहाँ पर 5 की जगह 6 कर लें तो 6 2 12 प्लस 3 15,000। आप देखिएगा जरा, 6 5 30 प्लस 3
33,000। 6 8 ज़ा 48 प्लस 3 51,000। तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5 की जगह 6 कर दी है। 6 इंटू 12 72 प्लस 3 75,000। 6 इंटू 15 90 प्लस 3। अब आप देखेंगे आखिर में फिर 1 आ जाएगा। ये भी को फिर 1 आ गया। सो 5 की जगह मैंने 6 कर दिया तो भी मेरा आंसर फाइनली 1 ही आया, क्योंकि तमाम एक्टिविटी लेवल्स में सेम पैटर्न से चेंज आ रहा है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी जगह भी कोई एबनॉर्मल चेंज लेकर आते हो, से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 7 लेट्स से कर दिया कि भाई बीच में एक दफा डिस्काउंट नहीं मिला या कुछ भी हो गया, तो 7 इंटू 12 84 84 प्लस 3 87,000। सो 75,000 की जगह मैं 87,000 जो कि आउट ऑफ द पैटर्न आ गया। अब तो अगर करता हूं तो अब आप देखिए आपका आंसर 1 से नीचे चला गया, शोइंग दैट अब कोई और फैक्टर भी बीच में हुआ है, कुछ और भी हुआ है, लेकिन वो बहुत थोड़ा हुआ है इसलिए आपको 0.98 नजर आ रहा है। सो यहाँ पर जितना एबनॉर्मल इंपैक्ट आता चला जाएगा आपकी वैल्यू 1 से कम होती चली जाएगी, शोइंग दैट देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व नाउ। और फिर आप जो प्रोडिक्शन करोगे ऑब्वियसली उसमें भी आप जो वैल्यू निकालोगे वो वैल्यू एग्जैक्टली आती है एक्चुअल में या नहीं आती, ये हमें नहीं पता होगा, क्योंकि बीच में भी पैटर्न डिफरेंट हुआ है, तो आगे फ्यूचर में भी हो सकता है उन फैक्टर्स की वजह से कोई ना कोई एबनॉर्मल चेंज आ जाए और हमारी प्रोडिक्शन गलत साबित हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आर की वैल्यू 1 से जितनी क्लोज होगी उतनी हमारी प्रोडिक्शन बेहतर होगी। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं। अब एक और चीज है, वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कोई बहुत डिफरेंट चीज नहीं है, बस आपको क्या करना है, आर की वैल्यू का स्क्वायर करना है और उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, जो भी आर की वैल्यू आएगी। जैसे ये 1 है तो अगर मैं इस 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 ही आएगा फिलहाल, और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूं तो एक्सेल के अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 की जगह आप परसेंटेज का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, बट कैलकुलेटर पे ऑब्वियसली आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। सो आपने किया तो ये जो अब आएगा ये आर स्क्वायर कहलाता है, इसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। जो भी स्क्वायर करने के बाद और मल्टीप्लाई बाय 100 करके वैल्यू आती है, आप ये कहोगे कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज है वो इतना परसेंट है। यानी जो भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है, जैसे कॉस्ट में चेंज आ रहा है, तो हम कहेंगे कि द चेंज इन कॉस्ट is 100% because of the change in units। लेकिन अगर ये वैल्यू लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे बीच में 87,000 कर दी थी, अब आ गया 0.9892, लेट्स से थोड़ा सा और एबनॉर्मल कर देता हूँ, सो 0.95 आ गया, सो 0.9512 आ गया। अब इसका आप स्क्वायर करते हैं तो ये 91% तकरीबन बनता है। स्क्वायर लाजमी करना है अगर आपको ये वाली बात करनी जो अभी मैं बता रहा हूँ। तो आप आर का स्क्वायर किया फिर मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 91% आया। तो अब 91% से क्या मुराद है आपकी, आप कहेंगे कि 91% चेंज इन द कॉस्ट, ये जो कॉस्ट में चेंजेस आ रही हैं, तो आप कहेंगे 91% ऑफ दीज चेंजेस आर बिकॉज ऑफ द चेंज इन एक्टिविटी लेवल एंड द रिमेनिंग 9%, 90 100 में से 91 को माइनस कर दें, जो भी है 100% में से ये माइनस कर दें, तो ये आपके पास आ रहा है 9.33% अप्रोक्सीमेटली। सो आप कहेंगे 9.33% जो है वो अदर फैक्टर्स हैं। सिंस वी डोंट नो अदर फैक्टर्स तो बेहतर है कि हम वर्ड यूज करें अदर फैक्टर्स, बट 91% चेंज इन द कॉस्ट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन यूनिट्स। तो जब कभी आपको परसेंटेज में ये बताना हो कि y वाला वेरिएबल वो जो भी हो सकता है उसमें जो चेंज आ रहा है वो x की वजह से कितना आ रहा है, तो आप r की वैल्यू का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। बट अगर आपको स्ट्रेंथ बतानी है कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वीक, तो फिर आपने याद रखिएगा आर से निकालनी है। कभी भी आर स्क्वायर से आपने स्ट्रेंथ डिटरमिन नहीं करनी है। स्ट्रेंथ शुड ऑलवेज बी डिटरमिन्ड थ्रू द वैल्यू ऑफ आर। जैसे ये 0.95 आ रहा है तो आप कहोगे वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और अगर मैं थोड़ा सा और एबनॉर्मल कर दूं
तो ये देखिए 0.9494 हो गया। थोड़ा सा और एबनॉर्मल कर दूं, ये 0.94 हो गया। थोड़ा सा और एबनॉर्मल चीज़ ले आऊँ उसमें 76,000 कर दूं, तो ये और कम हो गया। अब ये 88% हो गया। अब अगर आप देखें ना, अगर आपको बताना हो कि स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो आप कहोगे वेरी स्ट्रॉन्ग है, 0.94 है, 0.9 से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसको देखकर बोलोगे कि 88% है तो ये 90% से कम है, तो लिहाजा हम ये कहें कि ये वीक रिलेशनशिप है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप गलत बोलोगे, क्योंकि आप ये आर स्क्वायर देख रहे हो, आर नहीं देख रहे हो। सो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए हमेशा आर देखेंगे। लेकिन अगर आपको परसेंटेज में बात करनी है कि कितना परसेंट चेंज एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल की वजह से आया है, तो आप आर की वैल्यू का पहले स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर घुमाने के लिए क्या कर सकता है, एग्जामिनर घुमाने के लिए एक काम कर सकता है, वो ये कह सकता है कि ये दो वैल्यूज आई, और वो कह सकता है 94% चेंज इन कॉस्ट इज ड्यू टू यूनिट्स, और आपने टिक कर दिया कि हाँ सही है, क्योंकि आर की वैल्यू 0.94 है, 0.94 का मतलब होता है 94%। नहीं, क्योंकि आपने आर का स्क्वायर नहीं किया, गलत हो जाएगा। पहले इस वैल्यू का स्क्वायर करना है जो कि 88% आएगा, फिर आपने आंसर देखना है। सो ये था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है कि अगर हमें 15,000 के बाद लेट्स से 18,000, 20,000 या किसी भी दूसरी एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट प्रिडिक्ट करनी हो, वो हमें कहे हम इतने यूनिट्स बनाना चाहते हैं, तो बताएं क्या कॉस्ट होगी, तो हम वो कैसे प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से। नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू।